जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का सूरज स्टडी साइट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह हमारी प्रस्तावना की दूसरी क्लास है और कल हम लोगों ने प्रस्तावना का प्रथम क्लास किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रस्तावना का दूसरा क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल प्रस्तावना के 2 आयामों पर चर्चा की थी। ठीक है, आज हम लोग जो है तीसरी आयाम पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, कल हम लोगों ने क्या, किसने क्या कहा और इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग जिस आयाम पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आयाम है आखिर क्यों प्रस्तावना का जो है आवश्यकता जो है भारतीय संविधान में पड़ी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग को क्या देना पड़ता है, अपना परिचय देना पड़ता है। हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ मेरा नाम क्या है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करें। ठीक, तो इस तरह का जो है एक परिचय हम लोग को देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब संविधान जब बन रहा था, ठीक है, तो उसका जो एक परिचय के भांति जो है प्रस्तावना को लाया गया। ठीक है, तो क्यों लाया गया, परिचय की भांति। ठीक है, परिचय के लिए प्रस्तावना को लाया गया। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गया। अब जो है प्रस्तावना के बारे में कल मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रस्तावना को एक बार पढ़ के आना है। आशा करता हूँ आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आती है, उनको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला टाइप का जो प्रश्न आता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, तो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। ठीक है, उन तीनों प्रकार को देखिए आप लोग, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया जाता है हमारे प्रस्तावना के द्वारा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इनका क्रम आप लोग को याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया जाता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हम लोग से पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता का जिक्र किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता का जिक्र कितने प्रकार का किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो है ना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया जाता है। कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। ठीक है, अब उन 5 प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इनमें आ जाती है हम लोग की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की जिक्र की जाती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। इनका भी क्रम याद होना चाहिए आप लोगों को, एकदम मुंह पे एकदम रट लेना है इन चीजों को। इन चीजों से अगर प्रश्न आए तो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ रहे हैं तो पाप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन लोग को नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है समता के बारे में। ठीक, ये हमारे प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के समता का उल्लेख किया जाता है, कितने प्रकार की समता का चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 प्रकार की समता। ठीक, प्रतिष्ठा तथा
अवसर की समता। तो समता जो है दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, ठीक है। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन चीजों को जो है ना मतलब अच्छी तरह से एकदम याद कर लेना है, एकदम अच्छा जो है पकड़ इन चीजों में बना लेना है। भाई साहब कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया जाता है? तो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया जाता है प्रस्तावना में। पहला सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, ठीक है। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया जाता है, ठीक। कौन कौन सा है भाई साहब? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और कितने प्रकार के समता का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के समता का उल्लेख किया जाता है। पहला जो हो जाता है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। चलिए इन चीजों का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग के जो परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न जो है तो उन्हें प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साहब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? संशोधन हाँ या नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले तो संशोधन का हम लोग मतलब समझेंगे कि आखिर संशोधन मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग अपने पढ़ाई के लिए एक प्लान बनाते होंगे, स्टडी प्लान जिससे हम लोग बोलते हैं, एकदम बढ़िया से एकदम चकाचक एकदम 15 घंटा 16 घंटा का एकदम हम लोग प्लान बनाते होंगे। और जिस दिन बनाते होंगे 2-4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है ठप पड़ जाता है वो प्लान। फिर जो है उसमें कुछ संशोधन करते हैं कि भाई साहब 15 घंटे की जगह हम 12 घंटे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया हम लोग चेंज किए, ठीक। तो वही जो है ना हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है तो उन चेंजेस को बताया जाता है, ठीक। तो अब इसमें देखना है प्रस्तावना में जो है चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके संबंध में जो है 2 केस अति महत्वपूर्ण है, ठीक। 2 वाद, ठीक है। पहला जो वाद आता है हम लोग का बेरुवाड़ी वाद। वाद को जो है केस बोलते हैं, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेरुवाड़ी वाद और दूसरा आता है केशवानंद भारती। केस या वाद आप लोग जो भी बोल दें, वाद, ठीक है। बेरुवाड़ी वाद जो हुआ था, बेरुवाड़ी केस जो हुआ था 1960 में आया था, ठीक। और केशवानंद भारती केस जो है 1973 में आया था, ठीक है। जो इन केस पर चर्चा करते हुए जो है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने अपना निर्णय दिया, ठीक है। तो उन निर्णयों को देखना है, उन्हीं निर्णय में से जो है हाँ और नहीं का हम लोग को जवाब देना है, ठीक। तो दरअसल जो है बेरुवाड़ी जब केस हुआ था तो उस वक्त जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया उसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है संशोधनीय नहीं है, ठीक। तो क्या बताया गया कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है, ठीक। लेकिन वही केशवानंद भारती मामला जब हुआ तो उसमें बोला गया कि भाई साहब प्रस्तावना हमारा संशोधनीय है, ठीक है। तो संशोधनीय कब बोला गया? 1973 में। इस केस में तो केशवानंद भारती केस में, ठीक है। और प्रस्तावना संशोधनीय नहीं बोला गया तो बेरुवाड़ी वाद में बोला गया। और कब? तो 1960 में, ठीक। ये दोनों केस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो जब 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ जाता है तो सन 1976 में, कब? तो सन 1976 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, आयरन लेडी के नाम से मशहूर है वो लोग। तो सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है
प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक। इनसे जो है आपसे प्रश्न पूछेगी कि भाई साहब कौन कौन सा जो है शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक। तो पहला वर्ड था समाजवादी, समाजवादी। दूसरा जो शब्द था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। या इसी को जो है हम लोग बोल देते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही माना जाता है, ठीक है। और तीसरा जो जोड़ा गया था अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। अखंडता, अखंड भारत, ठीक। तो देखिए इन 3 शब्दों को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। तो इनसे जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है इस प्रकार की है कि भाई साहब 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। या इसी प्रकार से पूछ सकता है कि प्रस्तावना में जो है कब संशोधन किया गया था। आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वां संशोधन किया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई साहब 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, ठीक। और कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए आज जो है प्रस्तावना को हम लोग जो यहीं पे अब एंड करते हैं। अब जो हम लोग अगला क्लास लेंगे उसमें जो है प्रस्तावना से जो संबंधित प्रश्न हो सकती है, ठीक है, उनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा, आप सभी के लिए उपयोगी होगी यह क्लास। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी पढ़ाने की शैली तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।